चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास आज का स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके भी हमने देखा था। वर्टिकल फॉर्मेट से हमने बनाया था, क्योंकि अब टी शेप जो फॉर्मेट है या हॉरिजॉन्टल शेप बोल सकते हो उसको, वो फॉर्मेट अब कोई काम का नहीं है। वो सिर्फ इसी काम का रह गया है कि पहले ऐसा होता था, बस जानने के लिए, और कोई काम का नहीं है। एक बार देखना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि अभी भी अगर आपका बुक में देखोगे, देखो प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की अगर बात करो, ठीक है, तो वो तो पूरा बंद हो चुका है। वो टी शेप या हॉरिजॉन्टल शेप जो भी कह लो, वो पूरा बंद हो चुका है। अब उसको यूज नहीं करते, ना ही उस फॉर्मेट में कोई भी अभी फाइनल अकाउंट तैयार करता है। वो फॉर्मेट में अभी प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट बुक में अभी भी आपका कई सारा क्वेश्चन दिया है, जिसमें बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। तो उसका जो सॉल्यूशन दिया है वो आपको क्वेश्चन में पूरा एकदम प्रिस्क्राइब किया है कि आप इसका सॉल्यूशन वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे, या फिर बोला है आप इसका सॉल्यूशन टी शेप फॉर्मेट में बनाएंगे। तो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। करेक्ट। अगर कहीं पर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट देख, जैसे कि मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इतना ही बोला है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए 31 मार्च 2022 का, बस इतना ही बोला है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आपको जो क्या बोलते हैं, अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको जो फॉर्मेट सुइटेबल लगे आप उसमें बना लीजिए। कुछ नहीं बोला है तो क्या करिएगा। बट ठीक उसी के पहले अगर मैं क्वेश्चन देखूं देखूं तो वहां पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप वर्टिकल फॉर्मेट में बनाइए। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, तो आपको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाने के लिए भी बोल सकता है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आप वर्टिकल में बनाइए, चाहे टी शेप फॉर्मेट में बनाइए, वो आपका डिसीजन है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि वर्टिकल फॉर्मेट ही आप सीखिए। टी शेप फॉर्मेट सीखने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको टी शेप फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेगा ही नहीं अकाउंटिंग, सॉरी फाइनल अकाउंट। चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बताया था। एक क्वेश्चन लिया था हमने, उसको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाकर देखा था। ठीक है, आज बात करते हैं बैलेंस शीट। क्योंकि मैंने बताया था क्लास की स्टार्टिंग में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होती है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। दिख रहा है आपको स्क्रीन ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होती है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाना सीख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाना सीख लिया।
बात करते हैं आज बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या है, आपको कुछ थोड़ा भी आइडिया है क्या बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट का और एक नाम है पोजीशन स्टेटमेंट। करेक्ट। जिस तरह हमको ट्रेडिंग अकाउंट से हमको हमारा बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है, समझे कि नहीं, उसी तरह हमको बैलेंस शीट से हमारे पूरे बिजनेस का पोजीशन पता चलता है कि हमारे बिजनेस ने इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में। तो आप अगर खाली बैलेंस शीट ही कोई भी कंपनी का उठा करके देखोगे ना, तो उसका पूरा मतलब कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, उस बिजनेस का पूरा पोजीशन आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बैलेंस शीट में ये भी आपको दिख जाएगा कि इसने, इस बिजनेस ने या इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उस कंपनी का मार्केट में कितना पैसा देना बाकी है, उस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी। मतलब बैलेंस शीट एक ऐसा सिंगल स्टेटमेंट है जिसको देख करके आप किसी भी बिजनेस का मतलब कि एक आइडिया लगा सकते हो कि वो उसका मतलब पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट में ये सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। बैलेंस शीट के दो सेक्शन है, एक है एसेट साइड, एक कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक एसेट्स, एक कैपिटल प्लस लायबिलिटी। करेक्ट। और बैलेंस शीट को भी हम वर्टिकल फॉर्मेट में ही देखेंगे। ये भी पहले टी शेप में ही बनाया जाता था। जो बैलेंस शीट है ये भी यही फॉर्मेट में पहले बनाया जाता था, कुछ इस तरह से बनाया जाता था। ठीक है, ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, इधर रहता था आपका एसेट्स और इधर रहता था आपका लायबिलिटी। पहले ऐसे बनाया जाता था। अब इसका टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसका टाइम खत्म हो चुका है। टी शेप फॉर्मेट अब रहा नहीं। करेक्ट। अब आपका जो बैलेंस शीट बनेगा यही फॉर्मेट में बनेगा। जैसे कि हमने क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही फॉर्मेट रहेगा आपका। जहां पर तीन अमाउंट का कलम रहेगा। बारिश हो रही है। और ऊपर का सेक्शन आपका एसेट और नीचे का सेक्शन आपका लायबिलिटी का रहेगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? बैलेंस शीट आपका ऐसे ही बनेगा।
ये जो है ये आपके बुक में दिया है, ऊपर एसेट्स और नीचे लायबिलिटी, बट अक्सर मार्केट में या फिर प्रैक्टिकली जो फॉलो किया जा रहा है, करेक्ट, ऊपर में आपका लायबिलिटी एंड कैपिटल है, ठीक है, और उसके बाद एसेट्स। मार्केट में ऐसा फॉलो किया जा रहा है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है या पार्टनरशिप बिजनेस में है तो आपके ऊपर कोई ऐसा लायबिलिटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाना है बोल करके। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब तो जान रहे हैं आप, जो एक इंसान जो अपना खुद का जो बिजनेस करता है उसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप मतलब आपने सोचा किसी और के साथ मिल करके मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है आपका या पार्टनरशिप बिजनेस है तो आपके ऊपर कोई ऐसा लायबिलिटी या रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है बोल करके। बट अगर बात आई कंपनी की, अगर अपना आपका कंपनी है, करेक्ट, तो फिर वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 जो एक लॉ है, जो एक कानून है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा और वो बोलेगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट आपको ऐसा ही बनाना है, वो पूरा बोलेगा। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरशिप में है या पार्टनरशिप में है तो आपके ऊपर कोई ऐसा लायबिलिटी या रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट फिर भी मार्केट में जो फॉलो हो रहा है वो मैं आपको बता दिया प्रैक्टिकली। मैंने लास्ट क्लास में दिखाया भी था आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था, जो मैंने बनाया था अपने क्लाइंट के लिए वो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर क्लास में भी मैं दिखा दूंगा एक बार कि प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है, करेक्ट। तो बात करते हैं बैलेंस शीट का। मतलब आप जान गए कि पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है बैलेंस शीट को, करेक्ट। और जैसा कि मैंने बताया कि बैलेंस शीट में एसेट्स को लिखा जाता है, लायबिलिटीज को लिखा जाता है और लायबिलिटीज के साथ में कैपिटल को भी लिखा जाता है, करेक्ट। एक चीज दिया है आपके बुक में, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, पेज नंबर 1.22 पर जाकर के देखोगे तो मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है। हाँ, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या है पता है? सीक्वेंस बता रहा है वो बैलेंस शीट में कि आपको एसेट्स को कैसा लिखना है, कौन सा सीक्वेंस में लिखना है, आपको लायबिलिटीज को कौन सा सीक्वेंस में लिखना है, वो सीक्वेंस बताता है, करेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका प्रोप्राइटर बिजनेस है या पार्टनरशिप बिजनेस है तो आपके ऊपर कोई ऐसा मतलब कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही फॉर्मेट ये करना है। बट आपके आपका अगर कंपनी है तो आपका ऊपर कंपनीज एक्ट आ जाएगा और वो बताएगा कि आपको ऐसा प्रिपेयर करना है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए दो मेथड बताया गया है, एक परमानेंस मेथड और एक लिक्विडिटी मेथड, करेक्ट। मार्शलिंग का मतलब समझ गए ना? मार्शलिंग का मतलब कुछ नहीं बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज को किस सीक्वेंस में हम लिखें, बैलेंस शीट जो फॉर्मेट है उसके अंदर किस सीक्वेंस में लिखें, उसी को बोला जाता है मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, करेक्ट। दो मेथड बताए गए हैं आपका, जो है परमानेंस मेथड और लिक्विडिटी मेथड। परमानेंस मेथड का मतलब है कि जिस भी एसेट्स या लायबिलिटीज का वजन ज्यादा होगा, जैसे वैल्यू ज्यादा होगा, उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स एसेट्स की बात हम करें तो फिक्स एसेट्स हमेशा उसका वैल्यू ज्यादा रहता है। करंट एसेट्स के मुकाबले फिक्स एसेट्स का वैल्यू और अमाउंट हमेशा ज्यादा रहता है। बोलो हाँ कि ना? जैसे मान लो अगर तुम मशीन खरीद रहे हो, ठीक है, तो
4-5 लाख रुपए से नीचे का आएगा क्या? नहीं। मशीन 4-5 लाख रुपए से नीचे का आएगा? नहीं। लेकिन करेंट एसेट्स में क्या रहता है? डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, यही सब रहता है करेंट एसेट्स में। तो उसका वैल्यू कभी भी उतना ज्यादा नहीं रहता है। मतलब कि परमानेंस मेथड में बोला यही गया कि जो अमाउंट, जो आइटम का वैल्यू या वजन ज्यादा रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे कि एसेट साइड में हम फिक्स्ड एसेट्स को पहले लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पहले लिखेंगे, करंट लायबिलिटी को बाद में लिखेंगे। और जो लिक्विडिटी मेथड जो है ना, परमानेंस मेथड के बाद में जो सेकंड मेथड है लिक्विडिटी मेथड, उसमें पूरा उल्टा है। उसमें बोला गया है कि जिस भी आइटम का वैल्यू कम है या फिर जिसका वजन कम है या फिर जिस आइटम से हमको, लिक्विडिटी का मतलब मैं बता रहा हूं, वो आइटम जिससे कि हमको तुरंत पैसा मिल जाएगा, 1 ईयर के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। लिक्विड का मतलब ही है कि वो आइटम जिसको कि हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विड आइटम। मान लो तुम्हारे पास ये फोन है, समझे कि नहीं, ये तुम्हारे पास एक फोन है, तुम अगर इसको 1 ईयर के अंदर बेच करके अगर पैसा निकाल सकते हो तो तुम इसको क्या बोलोगे? ये मेरा लिक्विड आइटम है, समझे कि नहीं। लेकिन ये फोन अगर तुम मार्केट में बेचने जा रहे हो, बिक नहीं रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बिकेगा नहीं बिकेगा मुझे पता नहीं, तो इसको तुम लिक्विड नहीं बोलोगे। लिक्विड आइटम का मतलब है कि 1 ईयर के अंदर मैं कोई भी चीज को बेच करके, मतलब जो मेरा आइटम है उसको बेच करके अगर मैं पैसा पा लेता हूं, उसको लिक्विड आइटम बोलेंगे। तो लिक्विडिटी मेथड में बोला गया है कि जो हमारा आइटम, जो लिक्विड आइटम है उसको पहले लिखेंगे। जैसे कि बैंक में अगर पैसा है तो हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं, लिक्विड हुआ कि नहीं। डेटर्स मतलब हमारे कस्टमर जो कि हमको पैसा देने वाले हैं, तो भाई हमको जब दरकार पड़ेगा तब फोन करके मांग लेंगे, देगा कि नहीं देगा, ठीक है 1 महीना 2 महीना बाद देगा, 1 साल के अंदर तो दे ही देगा, लिक्विड है। स्टॉक पड़े हुए हैं तुम्हारे दुकान में, कई सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तुमको अगर पैसा चाहिए, तुम कम दाम में बेच दिए, निकलेगा ना पैसा, क्लोजिंग स्टॉक भी तुम्हारा लिक्विड आइटम है। तो बैलेंस शीट में, ठीक है, 2 सीक्वेंस बताए गए हैं, परमानेंस मेथड और लिक्विडिटी मेथड। यहां पर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैं देख रहा हूं मार्केट में, आपका परमानेंस मेथड ही फॉलो होता है। मतलब कि जो जिसका वैल्यू ज्यादा है, जिसका वजन ज्यादा है जो आइटम का, उसको हम पहले लिखते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स। और जो लिक्विड आइटम है उसको हम बाद में लिखते हैं। मार्केट में यही फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलो एक बार से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एसेट साइड में, सुनो, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स 2 चीज आएंगे, ठीक है। अदर एसेट्स भी आते हैं, उसका चर्चा हम बाद में करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या होता है हम देख लेते हैं। गुडविल फिक्स्ड एसेट्स होता है। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट होता है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट होता है। लूज टूल्स एंड स्टोर्स
फिक्स्ड एसेट होता है। लूज टूल्स एंड स्टोर समझ रहे हो क्या है? बिकता नहीं है। स्टोर जहां पर कई सारे टूल्स, देखो मान लो अगर तुम एक मैन्युफैक्चरिंग, तुम्हारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, तुम सामान खरीद के बेचते नहीं हो, तुम सामान बना करके बेचते हो, तो कोई मशीन में ही बनाते होगे, ठीक है? तो वो मशीन में तुम सामान जो बना रहे हो तो एक स्टोर अलग से होगा, ठीक है, जहां पर उस मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, उसको रिपेयर करने के लिए सारा टूल्स वगैरह वो स्टोर में रहेगा। समझे कि नहीं? तो उसी को बोला जाता है लूज टूल्स एंड स्टोर्स, वो भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है। उसके बाद फर्नीचर, व्हीकल्स, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। करेक्ट। करेंट एसेट की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये मैं आगे समझाऊंगा रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, फिनिश्ड गुड्स, ये सब आपका क्लोजिंग स्टॉक में ही आता है, ठीक है? उसके बाद सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये अदर एसेट में आता है, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड में क्या है? जिस तरह हमने एसेट्स में करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स देखा ना, उसी तरह लायबिलिटी में भी करेंट लायबिलिटी और फिक्स्ड लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल सकते हो। फिक्स्ड लायबिलिटी बोलो तो भी बात एक ही है, नॉन करेंट लायबिलिटी बोलो तो भी बात एक ही है, या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलो बात एक ही है। तो कैपिटल होता है, इसमें नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है? उसके बाद इंटरेस्ट होता है, उसके बाद ड्राइंग होता है, ये सारे चीज कैपिटल से जुड़े हुए हैं। ये सारे चीज कैपिटल से जुड़े हुए हैं। मान लो कि आपका नेट प्रॉफिट आया तो वो कैपिटल में ऐड होगा। मान लो कैपिटल को तुमने एक अकाउंट में जमा किया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है, वो इंटरेस्ट भी कैपिटल में ऐड होगा। मान लो तुमने कुछ पैसा निकाल लिया अपने बिजनेस से, वो ड्राइंग होगा, कैपिटल से माइनस होगा। तो कैपिटल से रिलेटेड नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट और ड्राइंग। उसके बाद जैसे मैंने बताया फिक्स्ड लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, कुछ भी बोलो, सब बात एक ही है, ठीक है? जैसे कि मैंने लोन लिया है बैंक से, लॉन्ग टर्म लोन, मतलब 5-6 साल के लिए, तो क्या है, मेरा फिक्स्ड लायबिलिटी होगा। अगर मैंने लोन लिया शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, मतलब 2-3 महीने के लिए, तो मेरा क्या होगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या फिर करेंट लायबिलिटी होगा। उसके बाद लायबिलिटी के बाद आता है रिजर्व्स। करेक्ट, रिजर्व्स आता है। जैसे कि मान लो मुझे साल भर में प्रॉफिट हुआ 5 लाख का नेट प्रॉफिट, तो मैंने सोचा कि इसमें से कुछ अमाउंट को मैं अलग से साइड कर देता हूं,
तो उसका मैं नाम दे दिया क्या, रिजर्व। वो मतलब रिजर्व कर दिया उसको, ठीक है, ताकि वो बाद में काम आए बोल करके। तो रिजर्व्स होता है। उसके बाद फिक्स्ड लायबिलिटी के बाद करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी मतलब वो अमाउंट जिसको कि हमको विद इन 1 ईयर पेमेंट करना है। लायबिलिटी का मतलब क्या, अगर बेसिक्स का क्लास अगर मेरा किए हो गए, तो लायबिलिटी का मतलब यही होता है कि हमारे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हमको सामने वाला को पेमेंट करना है। लायबिलिटी का मतलब यही है, मेरा दायित्व है, मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है ना, कि मुझे सामने वाला को पेमेंट करना है। सामने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे उसको उसके पैसे लौटाने हैं, उसी को बोला जाता है लायबिलिटी। ठीक है, तो तीनों चीजें हमने देख लिया। चलो कुछ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नोट्स कर लो। सबसे पहले बैलेंस शीट का डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का डेफिनेशन में ये लिखना, ठीक है, द बैलेंस शीट इज a statement on a given date showing on one side the traders and on the other hand the position and the liability। हो गया। लिख लिए। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट में सबसे पहला, ये एक स्टेटमेंट है,
इट इज ओनली अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये। दूसरा, पार्टिकुलर डेट। क्या मतलब है पार्टिकुलर डेट? जो मैंने कीवर्ड लिखा है पार्टिकुलर डेट से, क्या मतलब है कि ये एक पार्टिकुलर डेट में बनाया जाता है, ना कि एक पीरियड में। करेक्ट। तीसरा नंबर, ये हमको क्या बताता है? समरी ऑफ बैलेंसेस। किस चीज का समरी बताता है? बैलेंसेस का। किसका बैलेंस? ऑफ दोस लेजर अकाउंट, ऑफ दोज लेजर अकाउंट्स। कौन सा लेजर अकाउंट? जो कि क्लोज नहीं हुए हैं बाय ट्रांसफरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, एक चीज बता रहा हूँ, नॉलेज का पर्पज से ये बात है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो हमारा ये जो सिलसिला है ना फाइनल अकाउंट बनाने का, ये शुरुआत कहाँ से होता है? इसका मतलब इनिशियल स्टेज या स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है पता है? फाइनल अकाउंट बनाने का शुरुआत या स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पता है? ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ये पूरा स्टार्टिंग पॉइंट है। समझे कि नहीं? इसके बाद बनाया जाता है, या फिर इसको हम कहते हैं अकाउंट्स। लेजर को हम अकाउंट्स भी कहते हैं। इसके बाद क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। समझे कि नहीं? और फिर जाकर के बनाया जाता है क्या? फाइनल अकाउंट। ये ऐसा करके प्रोसेस है। ये पहला नंबर में है, ये सेकंड नंबर में है, ये थर्ड नंबर में है, ये फोर्थ नंबर में। समझे कि नहीं? तो जब फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं, जितने तरह के भी अकाउंट्स, वो सारे अकाउंट्स को हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं और ट्रांसफर करते हैं कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसके बाद भी अगर कुछ अकाउंट्स सॉरी, उसके बाद भी कुछ अकाउंट्स या लेजर बच जाता है जिसको हमने क्लोज नहीं किया है, वो फिर ट्रांसफर होता है कहां पर? बैलेंस शीट में। मतलब कि जो अकाउंट हमने ट्रेडिंग और पीएल में ट्रांसफर कर दिया क्लोज करके, उसका कंप्लीट, उसका बात खत्म। जो लेकिन अभी भी ओपन है, मान लो मैंने जर्नल एंट्री के मदद से मैंने मशीन का अकाउंट तैयार किया। ठीक है, मैंने केएस का अकाउंट तैयार किया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अकाउंट तैयार किया। करेक्ट। मैंने डेप्रिसिएशन का अकाउंट तैयार किया। करेक्ट। मैंने सेल्स का अकाउंट तैयार किया।
करेक्ट। मैंने परचेज का अकाउंट तैयार किया, करेक्ट। तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बैठूंगा तो मेरे को ये अकाउंट को क्लोज करना है कि नहीं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए। डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बताओ इसमें से मुझे क्या क्या जरूरत है। और हाँ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए मुझे ये तीनों चीजें की जरूरत है। बोलो हाँ कि ना। तो मैं इसका जो अकाउंट्स है उसको मैं क्लोज करूंगा और वो बैलेंस को मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना मुझे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाना चालू करूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन आता है कि नहीं आता है? हाँ, आता है। तो मैं ये अकाउंट को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा और इसका बैलेंस को कहां ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। अब बच कितने गए अकाउंट, दो। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया। अब दो अकाउंट अभी भी मेरे ओपन है। कौन कौन से, मशीन और कैश। ये दोनों का जब मैं अकाउंट को क्लोज करूंगा तो इसका बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि बचे हैं दो ही। तो वही बात को यहां पर बोल रहा है कि बैलेंस शीट क्या बताता है हमको, समरी ऑफ बैलेंसेस ऑफ दोज लेजर। दोज लेजर मतलब ये वो लेजर, ठीक है, वो लेजर अकाउंट्स जिसका कि बैलेंस अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। देखो लिखा भी है विच हैव नॉट बीन क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जिसका बैलेंस अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। और चौथा नंबर क्या बोलते हैं, बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स का, नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स और नेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। तो टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है बैलेंस शीट के। अगर एग्जाम में आ गया तो आप लिख लोगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज ओनली अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। इट इज प्रीपेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट नॉट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। बैलेंस शीट कभी भी किसी पीरियड के लिए नहीं बनाया जाता, एक पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट शोज द समरी ऑफ बैलेंसेस ऑफ दोज लेजर अकाउंट्स विच आर नॉट क्लोज लिख दोगे तो भी काफी है, या विच आर नॉट ट्रांसफर्ड लिख दोगे तो भी काफी है। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट शोज द नेचर एंड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड नेचर एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। खत्म, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अच्छा, नीड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। तुम तुमको अगर छोड़ दो बुक, बुक छोड़ दो, तुम ये मान के चलो तुम अभी मेरे ट्यूशन में नहीं हो, मेरे कोचिंग क्लास में नहीं हो, तुम कहीं बाहर हो, तुमको कोई पूछता है कि बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, क्या जवाब दोगे, बोलो। हाँ, बस यही जवाब आएगा तुम्हारा, यही जवाब आना भी चाहिए कि मुझे जानना है कि मेरा बिजनेस का पोजीशन क्या है, इसी के लिए मुझे बैलेंस शीट बनाना है, यही जवाब आना चाहिए। और वही चीज लिखा भी होगा, देख लेना। सबसे पहला 3 ही पॉइंट दिया है। सबसे पहला दिया है सबसे पहला दिया है नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स, नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स मतलब कि
टू असरटेन द नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स, मुझे ये जानना है कि मेरा जो एसेट्स का नेचर क्या है, उसका वैल्यू क्या है। दूसरा पॉइंट, नेचर एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, मुझे ये जानना है कि मेरा लायबिलिटी का नेचर क्या है और अमाउंट क्या है। ठीक है। और तीसरा नंबर, तीसरा नंबर छोड़ दो, वो बहुत ही ज्यादा हैवी लाइन लिखा गया है, छोड़ दो। तो बैलेंस शीट क्यों जानना है, क्यों बनाना है? क्योंकि मुझे अपने एसेट्स का नेचर और वैल्यू जानना है, मुझे अपने लायबिलिटीज का नेचर और उसका अमाउंट जानना है। देखो, एसेट्स का वैल्यू जानना है ये लिखा गया है, और लायबिलिटीज का अमाउंट जानना है ये लिखा गया है। क्यों? लायबिलिटीज का वैल्यू जानना है ये भी तो लिख सकते थे। एसेट्स के वक्त वैल्यू और लायबिलिटीज के वक्त अमाउंट क्यों लिखा गया, बताओ। नहीं, उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये है कि एसेट्स जो है ना वो हमारा है, एसेट जो है वो हमारा है, वो मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। बट लायबिलिटीज जो है ना वो मुझे सामने वाला को पेमेंट करना है, समझे कि नहीं? तो मुझे अमाउंट पता रहेगा तब ना कि कितना मुझे पेमेंट करना है। बात क्लियर है? इसी के लिए लायबिलिटीज के साथ लगा है अमाउंट और एसेट्स के साथ लगा है वैल्यू। एसेट्स मेरा है तो मैं उसका वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, उतना में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन लायबिलिटी के वक्त मुझे अमाउंट पता होना चाहिए कि मुझे कितना पेमेंट करना है। चलो, जैसा कि मैंने बताया, बैलेंस शीट में एसेट्स होता है और लायबिलिटीज होता है, दो ही चीज होते हैं। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, लायबिलिटीज में आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, करेक्ट। और लायबिलिटी के साथ और एक चीज होता है, कैपिटल, करेक्ट। चलो, अच्छा, लास्टली और एक चीज बताता हूँ कि जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाना सीखा, ठीक है, वो अगर आपका बिजनेस ना ट्रेडिंग है तो फिर आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप बनाओगे। लेकिन आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है। अच्छा, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग मतलब समझ आ रहा है तो क्या है? आपको समझ आ रहा है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग मतलब? नहीं समझ आ रहा है। देखो, ट्रेडिंग बिजनेस उसको बोला जाता है ना जहां पर कुछ बनाया नहीं जाता, सिर्फ एक तरफ से सामान खरीदा जाता है और दूसरे तरफ बेच दिया जाता है। जैसे कि आप मार्केट में एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रिक शॉप हो गया, कपड़े का दुकान हो गया, राशन के दुकान हो गया, और बोलो, आप बोलो एक दो ठो एग्जांपल। हाँ, सब्जी के दुकान हो गया, और बुक स्टोर हो गया, और दारू। हाँ, वो भी एफएल ऑफ सब।
लिकर, ठीक है। तो इस तरह का जो भी बिजनेस है ना, उसको ट्रेडिंग बिजनेस बोला जाता है, जहां पर सिंपली कुछ भी करना नहीं होता है। आप एक तरफ से सामान खरीद रहे हो और दूसरे तरफ बेच रहे हो। आप इधर से सामान खरीद रहे हो, आप अपने कस्टमर को सामान बेच रहे हो। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का अगर बात करें तो वहां पर आप सामान खरीदते नहीं हो, आप सामान बनाते हो, उसके बाद आप उसको बेचते हो। उसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एग्जांपल दो। हाँ, कारखाना। हाँ, फ्लोर मिल है आपका। आटा आप बेचते हो। उसके बाद फ्लोर मिल के बाद राइस मिल है आपका। आप किसान से ये गेहूं खरीद, सॉरी, धान खरीदते हो, उसको प्रोसेस करते हो, चावल बेचते हो। हाँ, ऑटोमोबाइल्स। छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं जो आपके अगल बगल दिख जाएंगे आपको। हाँ, समझे कि नहीं? तो मैंने और एक एग्जांपल जो छोटा जो आपके आसपास में मिलेगा, जैसे कि फर्नीचर, जो टेबल चेयर वगैरह लकड़ी के जो बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लकड़ी खरीदते हैं, उसके बाद टेबल चेयर तैयार करते हैं, उसको बेचते हैं। तो इसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। समझे कि नहीं? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ आ गया? तो ट्रेडिंग में अगर ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो आपको जो फाइनल अकाउंट बनाओगे, जो मैंने बताया वही फाइनल अकाउंट आपका बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो आपको एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा एडिशनल, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसका जो बैलेंस आएगा ना, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि हमने पहले क्या सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। मतलब हमने अभी तक सीखा है कि बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। अभी तक हमने यही सीखा है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो सबसे पहला काम आपका होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना। समझे कि नहीं? उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं है, समझे कि नहीं? ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही होता है, ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही होता है, बस इसमें कुछ चीजें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ चीजें चेंज हो जाएगा। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट पीरियड में बिक नहीं पाया, उसको अगर इस पीरियड में हम शिफ्ट किए तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा वो आपका फिनिश्ड गुड्स का ही ओपनिंग स्टॉक रहेगा। मतलब जो सामान आपने खरीदा, बेच नहीं पाया, वो बच गया, उसी को बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना? लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपका ओपनिंग स्टॉक दो तरह का होगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर का। आप टेबल चेयर लकड़ी का बना करके बेचते हो, ठीक है? तो आप लकड़ी खरीद रहे हो, उससे क्या कर रहे हो, टेबल तैयार कर रहे हो। तो जो लकड़ी खरीद रहे हो तो पूरा लकड़ी यूज हो जाएगा क्या? वो भी तो बचेगा ना। एक ही जितना भी लकड़ी खरीदे, क्या पूरा सारा लकड़ी का एक ही बार टेबल बना दोगे? नहीं, जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वैसे वैसे बनाओगे। तो वो लकड़ी को हम क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल बोलेंगे। समझे कि नहीं? उसके बाद हो सकता है कि आपका जो बनाने का जो प्रोसेस है, तीन प्रोसेस है। जैसे कि अपने लकड़ी से डायरेक्ट टेबल नहीं बनाते हो, लकड़ी को तुम तैयार करते हो, एक फॉर्म देते हो उसको, ठीक है? वो टेबल नहीं बना रहता है। उसके बाद उसको जब तुम फाइनल टच देते हो तब जाकर के वो टेबल बनता है। मतलब कि समझ लो
मतलब समझ लो तुम लकड़ी को एक टेबल का शेप में ला दिए हो, लेकिन उसको कोई खरीदेगा क्या जब तक तुम उसमें गद्दा उद्दा नहीं लगाओगे तो? ठीक है ना? लकड़ी का टेबल भी बिकता है, लेकिन तुम लकड़ी का टेबल नहीं बेचते हो, तुम सोच लो कि गद्दे वाला बेचते हो, लकड़ी का सोफा बनाते हो, चलो मान लो। तो तुम लकड़ी लाए, उसको सोफा का ढांचा में तैयार कर दिए, बिकेगा क्या? उसमें गद्दा जब तक नहीं लगाओगे तब तक नहीं बिकेगा ना। तो वो जो तुम कई सारे सोफा का ढांचा जो तैयार करके रखे रहोगे, उसको क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी उसमें काम होना बाकी है, उसको भी हम स्टॉक बोलते हैं। जो तुम्हारे पास लकड़ी पड़ा है वो भी तुम्हारा स्टॉक है, जिसको कि हम रॉ मटेरियल बोलेंगे। जो तुम लकड़ी का यूज करके जो सोफा का जो ढांचा बना करके रखे हो कई सारा, उसको भी हम बोलेंगे क्या? उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, रॉ मटेरियल नहीं बोलेंगे। पूरा नहीं बना, लेकिन आधा तो बन चुका है ना। जो पूरा नहीं बना रहता है, जो आधा बन चुका रहता है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस। और जिस चीज से हम सामान बनाते हैं उसको रॉ मटेरियल, जैसे लकड़ी, तो रॉ मटेरियल भी बचा है, वो भी स्टॉक है। वर्क इन प्रोग्रेस बचा है, वो भी स्टॉक है। मान लो तुमने गद्दा भी लगा दिया, कई सारे सोफा बना दिए पूरा कंप्लीट, मान लो 100 पीस बना दिया, 50 पीस ही बिका, 50 बच गया ना, वो भी स्टॉक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फिनिश्ड गुड्स। तो स्टॉक 3 तरह के हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। समझ आ गया? रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? जो ढांचा जो तुमने तैयार किया है। फिनिश्ड गुड्स क्या है? सोफा। समझे कि नहीं? वही अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं, राइस मिल में अगर एग्जांपल लोगे, तो राइस मिल में सॉरी, रॉ मटेरियल क्या है? धान। समझे कि नहीं? वर्क इन प्रोग्रेस, जो तुम उसको साफ वाफ करके जो एक जगह रखे हो, उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलोगे। और फिनिश्ड गुड्स किसको बोलोगे? जब तुम 50 केजी का बोरा में उसको जब पैक कर दोगे तो वो फिनिश्ड गुड्स है। क्योंकि भाई आदमी जब चावल खरीदे तो बस्ता ही खरीदेगा ना, तुम्हारे जा करके मिल से 1 केजी 2 केजी तो नहीं खरीदेगा, तुम तो बस्ते ही में बेचोगे ना। भले दुकान वाला उसको खुला में बेचता है, 1 केजी 2 केजी भी बेचता है, लेकिन तुम तो बस्ते ही में बेचोगे। तो जब तक तुम बस्ता में पैक नहीं करोगे तब तक उसको फिनिश्ड गुड्स बोलोगे क्या? नहीं। तो ऐसा ही है और क्या। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा उसमें, मैं उसको कल का क्लास में बता दूंगा। आज का क्लास एंड करते हैं क्योंकि फिर अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। कल हमारा फाइनल अकाउंट जो विदाउट एडजस्टमेंट है उसका लास्ट क्लास रहेगा। मैं 1 2 3 4 क्वेश्चन कुछ छाट करके लाऊंगा, जिस क्वेश्चन से हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाएंगे। करेक्ट? और आपका ये चैप्टर जो है विदाउट एडजस्टमेंट वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है? उसके बाद स्टार्ट होगा विथ एडजस्टमेंट। भयंकर, स्टूडेंट्स को भयंकर क्लास पहले एंड कर दे रहा हूँ, उसके बाद बात करता हूँ, नहीं तो फिर